नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स एंड पॉलिटिक्स में। आजकल एक विवाद चल रहा है राणा सांगा जी पे। महाराज राणा सांगा जी जो सबसे बड़े योद्धा रहे हैं, बहुत सारे युद्ध उन्होंने जीते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक छुटवैया नेता जिसकी अपनी कोई पहचान, अपनी कोई औकात नहीं है मार्केट में, आज के डेट में वो ऐसे बयान देकर कुछ सस्ती पब्लिसिटी स्टंट हासिल करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके इस बयान के बाद भी जो समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं वो अपना मुंह बंद कर लिए हैं, क्योंकि वो सिर्फ सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं। कुंभ में उनको सारी अव्यवस्थाएं नज़र आती हैं, लेकिन इफ्तार पार्टी में वो खजूर तोड़ते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अगर योगी जी गौशाला बना रहे हैं तो गौशाला बना करके क्या होगा, गाय से तो दुर्गंध आता है। ऐसा स्टेटमेंट कोई भी अहिर समाज का आदमी नहीं दे सकता है। इनको चेक करना चाहिए कि क्या ये जहीर समाज से बिलोंग करते हैं। इन सबको सेलेक्टिवली मुद्दों पे ही आपसे दिक्कत है, इनको सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स से दिक्कत है। राम जी लाल मीना, जिनके नाम के आगे खुद राम लगा है, ये राम अपने नाम के आगे आज तभी लगा करके घूम रहे हैं जब हमारे पूर्वजों ने अपना खून पसीना दिया है, अपनी शहादत दी है और देश के लिए जो जंगें लड़ी हैं, लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उस एहसान के बदले में आज ये अपने नाम के आगे राम लगा रहे हैं। और ये वही पार्टी के लोग हैं जो राम का विरोध करते हैं, कार सेवकों पे गोलियां चलवाते हैं, फिर इन्हीं के माँ बाप इनका नाम राम रख देते हैं और उसी राम नाम के सहारे इनकी पूरी जिंदगी कट रही है और एक दिन उसी राम नाम के सहारे इनका राम नाम सत्य भी हो जाएगा। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ कि जो इसने स्टेटमेंट दिया है, इसने स्टेटमेंट दिया है कि जो राणा सांगा थे, बाबर को हराने के लिए इब्राहिम लोदी को लेके आए थे। कम से कम थोड़ा बहुत इतिहास पढ़े होते और ये नेता अपने आप में थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करते तो आज कम से कम बोलने से पहले 10 बार सोचते। दिक्कत ये है कि ये गोदी नेता है, यानी गोदी में बिठा करके इनको चुनाव जितवाया गया है, तब जाकर के ये नेता बने। इनकी अपनी पहचान और इनकी अपनी लोकप्रियता मार्केट में कुछ है नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये बोली से, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट से फेमस होने की उम्र के इस पड़ाव में कोशिश करते हैं। हालांकि राजपूत समाज ने तरीके से विरोध किया है और माफ़ी की डिमांड की है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी वीर हो, चाहे कोई भी योद्धा हो जिसने इस देश के लिए अपना खून पसीना दिया है, शहादत दी है, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी तो ये देश बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और जिन लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई की, जिन लोगों ने मुगलों से लड़ाई की, जिनका अपना एक इतिहास रहा है, वो चाहें तो इनसे 2 मिनट में माफ़ी मंगवा लें, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राम जी लाल मीना जैसे लोग जो हैं 2 मिनट में माफ़ी मांग लेंगे। और माफ़ी क्या मांगेंगे, ये तो खुद गिड़गिड़ा के मतलब चरण वंदना करने में लग जाएंगे। लेकिन संविधान सामने रहता है और संविधान सामने रख कर ही जो राजपूत साम्राज्य था हमेशा एथिक्स के ऊपर चला, कभी किसी के ऊपर पीठ पे वार नहीं किया। एथिक्स पे चलने के कारण ही है जो महाराणा प्रताप जैसे लोगों के साथ धोखा हुआ, और एथिक्स पे चलने के कारण ही पृथ्वीराज चौहान जैसे लोगों पे धोखा हुआ, क्योंकि ये लोग एथिक्स के बहुत बड़े पक्के थे कि जान जाए पर वचन न जाए वाला हाल था। एथिक्स पे हम टिके रहते थे और हमारे देश में कुछ राम जी लाल मीना जैसे गद्दार पैदा हुए, जिसके कारण कई युद्ध हमारे महापुरुषों ने हारा है और कई युद्ध उन्होंने अपनी जान देकर जीती है। तब जाकर के आज हम और आप जो इतिहास देखते हैं राजस्थान में जाकर के, तो राजस्थान की माटी ने खून पिया हुआ है, आपकी माटी ने खून नहीं पिया हुआ है। और ना आप खून के बारे में कुछ ज़्यादा जानते हो, तो पहले इतिहास को पढ़ो, इतिहास को समझो। खतौली का जो युद्ध था 1518 ईस्वी में लड़ा गया था, इसमें लोदी वंश का जो शासक था इब्राहिम लोदी, उसको महाराणा सांगा ने इस युद्ध में हराया था। इसके बाद 1519 में गागरोन का युद्ध लड़ा और गागरोन के युद्ध में सुल्तान मोहम्मद खिलजी को परास्त किया। फिर 1527 में खानवा का युद्ध हुआ जहां पे बाबर से लड़ाई किया, लेकिन उसके तोपों और कुछ गद्दारी, ऐसे लोग जो अभी संसद में बयान देते हैं ना गद्दारी पे, ऐसे लोगों ने ही कुछ गद्दारी की थी और छोटी सी राजपूतों की टुकड़ी ने खानवा का युद्ध लड़ा, जिसको बाद में बाबर ने भी अप्रिसिएट किया कि ऐसा युद्ध मैंने अपने जीवन काल में किसी को लड़ते हुए नहीं देखा था कि एक छोटी सी सैनिक की टुकड़ी
पूरे साम्राज्य को हिला करके रख देगी। तो इतिहास इनको पढ़ना चाहिए और इतिहास इनको समझना चाहिए। आज ये सिक्योरिटी लेकर के जो घूमते हैं और संसद में बयान देते हैं ना, अगर आज के डेट में इनको वॉर पे भेज दिया जाए तो मतलब ये वहाँ 5 मिनट टिक नहीं पाएंगे। लेकिन बड़े बड़े बोल बच्चन सिक्योरिटी लेके जो ये संसद में बोलते हैं, ये यहीं तक इनकी औकात है, इससे बाहर की इनकी औकात नहीं है और न इनका कोई इतिहास रहा है। अगर इनके पूर्वजों ने कोई जान दिया हो या इनके पूर्वजों ने कोई लड़ाई लड़ी हो या इनके पूर्वजों में कोई क्रांतिकारी रहा हो तो वो बताएं, उसके बारे में जनता को बताएं और ऑडियंस को अवगत कराएं। लेकिन इनका अपना कोई इतिहास नहीं है, तो जिनका इतिहास है उस पर कटाक्ष करके कुछ छोटी मोटी पॉपुलैरिटी ये लेना चाहते हैं। राजपूतों का इतिहास उससे भी बड़ा है, जितना ये पढ़े हैं ना उससे बहुत बड़ा है, क्योंकि इतिहास जो थे कांग्रेसी ही लिखते थे और कांग्रेसी लिब्रांड ये नहीं चाहते थे कि इतिहास के पन्नों से जो वीरता का चीज है वो लोगों तक बाहर आए। वरना छावा जैसी मूवी नहीं आती तो लोगों को पता ही नहीं चलता कि छावा था कौन, किसी को पता नहीं चलता कि संभाजी महाराज कौन थे। लेकिन आज के डेट में दुनिया जानी छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बेटे थे छत्रपति संभाजी महाराज, वो इतनी बड़ी लड़ाई लड़े, उनके साथ इतनी बर्बरता हुई, अब जाके लोगों को पिक्चर के माध्यम से पता चल रहा है। ये बातें दबा दी गई थी और पहले की सरकारों ने दबाई हैं। पृथ्वीराज चौहान जैसे शासकों से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी की सभा में लाया गया, मोहम्मद गोरी सबसे ऊपर बैठा हुआ था और नीचे ग्राउंड फ्लोर पे पृथ्वीराज चौहान को रखा हुआ था। तब इनका जो कर्मचारी था वो बोला कि 4 बांस 40 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर है सुल्तान मत चूको चौहान। तो इस तरह का इतिहास रहा है और इतना सुनते ही पृथ्वीराज चौहान तीर चलाते हैं और ग्राउंड फ्लोर से ऊपर बैठे मोहम्मद गोरी को उसके सिंहासन पे ही खत्म कर देते हैं। तो मीना जैसे लोग और समाजवादी पार्टी जो अब नमाजवादी पार्टी हो गई है, उनको अपने गिरेबान में पहले झांकना चाहिए। जो महाकुंभ में डुबकी भी लगाते हैं और फिर उसकी बुराइयां भी करते हैं और इसके बाद रोजा इफ्तार में जाके वहाँ पे खजूर तोड़ते हैं और इन्हीं के लोग बोलते हैं कि कुंभ में नहाने से गरीबी मिट जाएगी क्या, तो फिर इफ्तारी में खजूर खाने से गरीबी मिटेगी? आप ये बताओ। तो अखिलेश यादव और नमाजवादी पार्टी शुरू से हिंदुत्व विरोधी रहे हैं। राम का चोला ये पहनते हैं, खुद राम के आगे नाम लगाते हैं और इन्हीं के मुखिया ने कार सेवकों पर गोलियां चलाई थी। राम मंदिर आंदोलन में सबसे बड़े कल्प्रिट यही लोग हैं। आज तक राम के सामने ये मुंह दिखाने लायक भी नहीं हुए हैं, लेकिन नाम के आगे राम जरूर लगाते हैं। मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे योद्धाओं के लिए एक सबसे बड़ा अपमान के तौर पर देखा जाना चाहिए। क्योंकि जिसने देश के लिए योगदान दिया है, जिसने देश के लिए घावें झेली हैं, उसको कल इक्के दुक्के ऐसे नेता जो जिनको 4 लोग पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जानते भी नहीं हैं, अगर इस स्टेटमेंट से ये सुर्खियां बटोरना चाहते हैं तो फिर इनको इसी अंदाज में समझाना चाहिए और एक ऐसी मिसाल पेश करना चाहिए कि राम जी लाल मीना जैसे लोग कभी जिंदगी में दोबारा औकात ना ला पाएं ऐसा स्टेटमेंट जारी करने के लिए। इस देश में जब आप एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे तो ये लोग बर्दाश्त कर लेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम से बड़ी शख्सियत इस देश में कोई भी नहीं है। लेकिन अगर आप उनके बारे में 2-4 गलत शब्द बोल देंगे तो इतना आउटरेज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप औरंगजेब के बारे में बोल देंगे तो इनको अपना बाप याद आ जाता है। औरंगजेब का नाम सुनते ही ये सड़कों पे उतर आएंगे, ये वायलेंस करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि इनको मुसलमान से मतलब नहीं है, इनको बस मतलब है कि औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ ब्रूटल अत्याचार किया था, बस इसलिए ये सपोर्ट करते हैं इसको। तो ऐसे लोगों की पहचान अब करनी जरूरी हो गई है और कुछ हद तक हो भी रही है। नरेंद्र मोदी के आने के बाद से इनकी हालत ऐसी हो गई है कि ये एकदम निठल्ले हो गए हैं। अब इनकी हैसियत बस ये रह गई है कि कहीं कुणाल कामरा ने कोई गाना गा दिया तो चलो उसको सपोर्ट कर दो। अभी कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे के लिए एक कटाक्ष करते हुए गद्दार बोल दिया था। अब शिव सैनिक ने उसके स्टूडियो को तोड़ फोड़ कर दिया और उसको ढूंढ रहे हैं कि भाई कहाँ है। तो कुणाल कामरा संविधान दिखा करके कहता है कि संविधान के दायरे में सारी बातें होनी चाहिए थी, संविधान को आप लोग तार तार नहीं कर सकते। ये वही कुणाल कामरा है जो संजय राउत को जेसीबी गिफ्ट कर रहा था और कंगना रनावत को चिढ़ा रहा था जब कंगना का घर तोड़ा गया था। आज जब इसका स्टूडियो तोड़ा जा रहा है तब इसको बिलबिलाहट हो रही है। तो भाई वायलेंस लीड वायलेंस ब्रो, इसको समझना चाहिए।
और ये समझना पड़ेगा कि अगर आप एक दिन वायलेंस का सपोर्ट करते हैं तो एक दिन वायलेंस बर्दाश्त करने की क्षमता भी अपने पेट के अंदर पचाना चाहिए आपको। तो ये कुणाल कामरा है जो एडल्ट कॉमेडी करता है, कभी डबल मीनिंग कॉमेडी करता है, ये दूसरों पे कॉमेडी कर सकता है लेकिन अपने माँ बाप पे इसने कभी कॉमेडी नहीं की, क्योंकि ये खुद अपने माँ बाप की कॉमेडी का नतीजा ऐसा लगता है कि है। क्योंकि ये दूसरों पे कटाक्ष करता है तो भाई अपने ऊपर कटाक्ष लेने की औकात भी तो खुद रखता, लेकिन ये नहीं लगता। अब दूसरी बात यह है कि कुणाल कामरा के सपोर्ट में जितने भी विपक्षी दल हैं वो सब ट्वीट करना चालू कर दिए कि अरे ये तो भाई अत्याचार है, हुगलिज्म है। तुम तब कहाँ बैठे हुए थे जब कंगना रनावत का घर तोड़ा जा रहा था? तब तो मुंह से एक बकार तक नहीं निकला। तो इनका दोगला स्टैंडर्ड जो है वो अब ट्रैक हो चुका है। जो आम जनता है वो ट्रैक कर ली है कि ये दोगले स्टैंडर्ड वाले लोग ही हैं, और ऐसे बयान देकर तुमसे 2 मिनट में माफ़ी मंगवा लेंगे। उसका कोई मतलब कंडीशन ही नहीं है, 2 मिनट में माफ़ी ये मांग जाएंगे। लेकिन हम लोग देशभक्त लोग हैं, संविधान को सर्वोपरि मानने वाले लोग हैं, और जब इतने बड़े देश में हमने हमेशा संविधान का पालन किया है और संविधान से ही देश चलता है। इतिहास तो बलिदान पे लिखा जाता है। राम जी लाल मीना जैसे चंद टुकड़ी के लोग इस देश में कितने आए और कितने चले गए और कितने हवा हो गए, जिनका अपना खुद का इतिहास नहीं, जिनका अपना खुद का बैकग्राउंड नहीं। और समाजवादी पार्टी कल नहीं थी, आज है, क्या पता कल नहीं रहेगी, लेकिन इतिहास तो वर्षों पुराना है, वो पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। तो ऐसे लोग बस अपनी आजीविका चलाने के लिए, ये कल भी राजपूतों के नाम पर पलते बढ़ते थे, उनके योगदान पे ये जिंदा रहते थे, उनके एहसान पे ये जिंदा रहते थे, क्योंकि ये अपनी लड़ाई खुद कभी लड़े नहीं। तो इनके एवज में उनको लड़ना पड़ता था। अब ये जब बन गए हैं कुछ, तो आके कुछ भी बक दे रहे हैं, तो इनकी बातों पे ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो इतिहास है वो इतिहास है और वो लिखा जा चुका है। और बहुत इतिहास तो अभी सामने नहीं लाया गया है। अभी बहुत सारा ऐसा इतिहास है जो हमें पढ़ाया ही नहीं गया और सामने लाया ही नहीं गया। आप एनसीईआरटी की किताब खोल के देखो, आपको मुगलिया सल्तनत के बारे में 10 चैप्टर मिल जाएंगे, लेकिन कितने ऐसे चैप्टर हैं जो छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर है, कितने ऐसे चैप्टर हैं जो महाराणा प्रताप के ऊपर हैं, और कितने ऐसे चैप्टर हैं जो पृथ्वीराज चौहान के ऊपर हैं। क्योंकि ये आपको सेलेक्टिवली पढ़ाते थे, ये आपके दिमाग में सेलेक्टिवली डालते थे कि भाई तुम्हारा इतिहास यही है जो हम बताना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अब एक्सपोज करना है, ऐसी मानसिकता के लोगों को सामने खड़ा करके, और इनको सामने एक्सपोज करना होगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइएगा।